Question number 1. Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? ओके सो फ्रेंड यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स दिया गया है और फिर उससे लाइट रेज एमिट होने के बाद में नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन उसको पैरेलल बीम ऑफ लाइट में कन्वर्ट कर देगा। चलो देखते हैं ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे कॉनकेव मिरर। सो फ्रेंड कॉनकेव मिरर के बारे में हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि अगर फोकस से लाइट पास होती है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती है ना। तो सपोज हम लोगों ने कॉनकेव मिरर लिया, उस पॉइंट सोर्स को हमने फोकस पे रखा तो उससे जो भी लाइट इमिट होने वाली है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉर्म कर रहा है। तो कॉनकेव मिरर तो कर सकता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा उसके साथ में दिया गया है कॉन्वेक्स लेंस। सो फ्रेंड हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में भी ये पढ़ा था कि अगर फोकस से लाइट पास होती है या फिर इंसिडेंट होती है लेंस के ऊपर, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, देन इट मेक्स द लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कॉन्वेक्स लेंस में भी ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो ऑप्शंस दिए गए हमें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ये तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉर्म करते हैं जब हम लोग पॉइंट सोर्स को फोकस पर रखते हैं। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, कॉन्वेक्स मिरर। सो फ्रेंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोगों ने देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर जो भी लाइट रे इंसिडेंट होने वाली है वो उसको डाइवर्ट कर देता है, बिकॉज इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर। सो नॉट इन ऑल कंडीशन इट विल फॉर्म अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, नहीं होगा ये ऑप्शन। उसके बाद में उसके साथ में दिया गया था कॉनकेव लेंस। सो फ्रेंड्स कॉनकेव लेंस के बारे में भी अगर उसके ऊपर इंसिडेंट लाइट रे होती है तो वो भी उसको डाइवर्ज कर देता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस ऑल्सो। तो ये जो दिए गए हैं कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, तो ये तो बिल्कुल नहीं फॉर्म करेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड एट 90 डिग्री टू ईच अदर। ओके सो फ्रेंड यह है यहाँ पे टू प्लेन मिरर्स विच इज 90 डिग्री टू ईच अदर, है ना। उसके बाद में 90 डिग्रीज टू ईच अदर दिया गया है। सो दिस इज प्लेन मिरर, है ना, एंड दे आर प्लेस्ड 90 डिग्री टू ईच अदर। सो यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट सोर्स को रखते हैं देन इट विल नॉट फॉर्म अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इट विल नॉट फॉर्म अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट because it follows the law of reflection, angle of incidence equal to angle of reflection, so it is not possible in this case also. कॉनकेव मिरर के बारे में भी अगर हम लोग ठीक से सोचते हैं तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर तो है लेकिन कॉनकेव लेंस नहीं करता है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम लोगों ने देखा सिर्फ फॉर्म करता है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो हम लोगों ने चारों ऑप्शन डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। तो हमें पता चला कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिए गए हैं कॉनकेव मिरर and convex lens, they will form a parallel beam of light. So option number A is the correct answer. Question number 2. So friend question number 2 में हमें मिरर रिलेटेड एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है। इस एग्जाम्पल को मैं अभी नहीं पढ़ने वाला हूँ, इस सॉल्यूशन को भी नहीं डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सो फ्रेंड सबसे पहले देखिए देयर आर टू काइंड्स ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर, मैं केव लिखता हूँ यहाँ पे केव शेप, एंड कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे शेप में वेक्स लिखता हूँ। तो फ्रेंड्स इन दो मिरर के बारे में पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ठीक से समझ लेते हैं। सो फ्रेंड जब भी कॉनकेव मिरर होगा तब उस समय में जो उसका फोकस होता है ना वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो इसी की वजह से उसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। इसमें जो भी इमेज बनेगी इन फ्रंट ऑफ मिरर ना वो रियल और इन्वर्टेड यानी उल्टी बनती है। तो इमेज डिस्टेंस भी आएगा नेगेटिव और इमेज की हाइट यानी कि h डैश भी आने वाली है नेगेटिव। प्लीज नोट दिस थिंग, जब भी कॉनकेव मिरर में इमेज बनती है मिरर के सामने तब फोकल लेंथ नेगेटिव है, वो तो ऑलवेज ही नेगेटिव होता है कॉनकेव मिरर का। इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक से समझ लीजिए। अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस राइट साइड में होता है, इसी की वजह से उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा राइट में ही इमेज बनती है, सीधी बनती है, इसी की वजह से इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव और h डैश यानी हाइट ऑफ इमेज भी होगी पॉजिटिव। इन दोनों बातों को ठीक से कंपेयर करके समझ लीजिए। अगर कॉनकेव मिरर में सामने इमेज फॉर्म होती है तो फोकल लेंथ, इमेज का डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर में तो हमेशा ही
फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और एच डैश पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक से इस बात को समझ लीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा एग्जाम्पल क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, a 10 mm long all pin is placed vertically in front of a concave mirror. A 5 mm long image of the all pin is formed at 30 cm in front of the mirror. The focal length of the mirror is. ओके सो फ्रेंड हमें यहाँ पे दिया गया है एक कॉन्केव मिरर, तो यहाँ पे इमेज भी फॉर्म हो रही है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो इसी की वजह से फोकल लेंथ होगी नेगेटिव, इमेज का जो डिस्टेंस होगा v इट विल बी ऑल्सो नेगेटिव, एंड इमेज की जो हाइट होगी इन्वर्टेड होने की वजह से वो भी नेगेटिव होगी। तो अभी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सो फ्रेंड फोकल लेंथ का और फोकल लेंथ के बारे में हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, दैट इज द मिरर फॉर्मूला। तो लेकिन मिरर फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि हमें दिया नहीं गया है। सो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दी गई है, तो h डैश अपॉन h इस फॉर्मूला का यूज करके हम मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमने सबसे पहले मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट कर लिया तो इस मैग्निफिकेशन का एक दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास है, दैट इज -v/u, जिसमें v की वैल्यू हमें पता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बार हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया तो हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करके फिर फोकल लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो इस एग्जाम्पल का लॉजिक हमारा ये है, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैग्निफिकेशन, उसके बाद में फाइंड आउट करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उससे फिर फाइनली हमें मिलेगा बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला फोकल लेंथ। तो चलिए देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या आता है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हाइट है वो है 10 मिलीमीटर और जो इमेज हाइट है वो है 5 मिलीमीटर, जो कि हम लोग लेने वाले हैं नेगेटिव बिकॉज इमेज इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है। सो मैग्निफिकेशन आएगा इस कंडीशन में h डैश अपॉन h विल बी -5/10, सो इट विल बी -0.5 आएगा, है ना। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट होता नहीं है क्योंकि वो रेशो होता है सेम क्वांटिटीज का। सो -0.5 आ गया है मैग्निफिकेशन। तो चलो अभी फाइंड आउट करते हैं हम लोग u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो मैग्निफिकेशन का एक डिफरेंट फॉर्मूला भी हमारे पास में दूसरा -v/u, सो -0.5 तो दिया गया है इज इक्वल टू -30 डिवाइडेड बाय u। फ्रेंड यहाँ पे मैं -30 लिख रहा हूँ क्योंकि इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है रियल इमेज। सो ये अभी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं u को ट्रांसपोज करता हूँ तो इट विल बी 30 डिवाइडेड बाय -0.5। 30 को -0.5 से अगर डिवाइड करते हैं सो आंसर आता है यहाँ पे -60 सेंटीमीटर, है ना। बिकॉज v वॉज इन सेंटीमीटर तो u भी सेंटीमीटर में आएंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया हमें -60 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। u एंड v की वैल्यू हमें पता है, इसी की वजह से इट विल बी 1/f इज इक्वल्स टू 1/-60, ये होगी u की वैल्यू प्लस 1/-30, है ना। तो ये होगी v की वैल्यू। तो वैल्यूज को अगर हमने पुट कर दिया है यहाँ पे, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो सिंपल फ्रैक्शन का एडिशन हो रहा है वहां पे। सो द फाइनल आंसर विल बी 1/f इज इक्वल्स टू 1/-20, है ना। तो f रेसिप्रोकल कर लेंगे, सो f विल बी -20 सेंटीमीटर। So friend, after solving this example, we get the value of focal length that is equals to -20 centimeter. So this is the answer of question number 2. Under which of the following conditions a concave mirror can form an image larger than the actual object? Okay. So हमें पूछा गया है कि अगर concave mirror है तो ऑब्जेक्ट से लार्जर इमेज हमें कौन सी कंडीशन में मिलती है। तो फ्रेंड अभी यहाँ पे जो आंसर आपको दिख रहा है, जो कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में भी दिया हुआ है कि आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बट एक्चुअली देयर आर 2 पॉसिबल आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। कैसे होते हैं चलो डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो फ्रेंड हमें पता ही है जब कॉन्केव मिरर हम लोग लेते हैं और जब हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि एट पॉइंट सी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज जो बनती है वो उसी जगह पे बनती है और वो सेम साइज की होती है। रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो हमें चाहिए लार्जर इमेज चाहिए, तो ये कंडीशन तो नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो डिस्टेंस है यानी कि एट पॉइंट सी अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो सेम साइज की इमेज मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं यहाँ पे, बट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ।
हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए ये कंडीशन भी डिस्कस कर ले। सपोज दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज फोकस एफ, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी हम फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, यानी कि बिटवीन पी एंड एफ, तो हमें पता ही है कि जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है बैक साइड ऑफ द मिरर, और वो भी बनती है लार्ज नंबर भी जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं लेस देन द फोकल लेंथ, है ना। सो दिस मस्ट बी द पॉसिबल आंसर। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सपोज हमने यहाँ पे रख दिया है, सपोज दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, और ऑब्जेक्ट को हमने कहीं यहाँ रख दिया है। तो इसकी अगर हम लोग इमेज ड्रॉ करते हैं रे डायग्राम से, तो इमेज बनती है बियॉन्ड सी, वो बनती है और रियल इन्वर्टेड बनती है ना। सो ये भी कंडीशन उसका आंसर हो सकता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सी एंड एफ। सो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे डी में दिया गया है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो फ्रेंड, ग्रेटर रेडियस ऑफ कर्वेचर से अगर ग्रेटर डिस्टेंस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की इमेज जो होती है वो स्मॉल साइज की बनती है, तो ये ऑप्शन तो नहीं चलेगा। सो फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में ऐसा हो सकता है। लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पल के लास्ट पेज पे जो सॉल्यूशंस दिए गए उसमें ऑप्शन नंबर सी ही लिखा हुआ है, बट देयर मस्ट बी अ करेक्शन। ऑप्शन नंबर बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। Number 4. A figure shows a ray of light travels from medium A to medium B. Refractive index of the medium B relative to medium A is. Okay, हमें refractive index फाइंड आउट करना है medium B का relative to medium A. So friend, जनरली यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकता है आप लोगों का। जनरली हम लोग इस प्रकार की रे डायग्राम को टेक्स्ट बुक में देखते हैं, तो इंसिडेंट रे इस तरीके से होता है, मीन्स यहाँ से इस मीडियम से इस मीडियम में वो एंटर करते हुए हमने बहुत सारे ऐसे डायग्राम्स को स्टडी किया होता है। सो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये जो डायग्राम आपको दी गई है वो ठीक से दिखिए। मीडियम ए नीचे है, मीडियम बी ऊपर है, और लाइट रे यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है ना। तो जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला ले लेते हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला ले लेते हैं, क्योंकि हमने रे को ऐसे इंटरप्रेट किया होता है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो कभी भी इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो ठीक से देखिए इंसिडेंट रे कौन सा है, रिफ्रैक्टेड रे कौन सा है। सो इस कंडीशन में मीडियम ए यह है, मीडियम बी यह है, इंसिडेंट रे ये है, और दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, है ना। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम लोग कैलकुलेट देखते हैं यहाँ पे, तो दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दैट इज द 60 डिग्री विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, है ना। तो हमें पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है ना, मीडियम बी रिलेटेड टू मीडियम ए। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमें पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए विल बी साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे 60 डिग्री। तो अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट ठीक से क्लियर है तो यू विल बी मीन्स आपको पता होगा कि साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, और साइन 45 जो होता है उसकी वैल्यूज होती है 1/√2। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अभी तक हुआ नहीं है तो डोंट वरी अबाउट दिस, ट्रिग्नोमेट्री का जब आपका मैथमेटिक्स का चैप्टर हो जाएगा तब ये वैल्यूज आपको पता होगी। सो इन वैल्यूज को हम लोग इस तरीके से यहाँ पे पुटअप करेंगे फॉर्मूलाज में, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द सिंपल कैलकुलेशन हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा √3/√2, है ना। सो दिस विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटेड टू मीडियम ए। क्वेश्चन नंबर 5. A light ray enters from medium A to medium B as shown in the figure. The refractive index of medium B related to A will be. Okay. सो फ्रेंड हमें एक डायग्राम यहाँ पे दी गई है और हमें फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे होगा। कुछ ऑप्शंस दे दिए, देखते हैं ऑप्शंस को क्या क्या है। ग्रेटर देन यूनिटी यानी कि 1 से ज्यादा, लेस देन यूनिटी यानी कि 1 से कम होगा, इक्वल टू यूनिटी यानी एग्जैक्टली 1 होगा, और ऑप्शन डी में दिया गया है 0, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 होगा। इस तरीके से हमें ऑप्शन दिए गए हैं। चलो हम लोग पहले डायग्राम को ठीक से समझ लेते हैं।
फ्रेंड्स अभी अगर हम लोग इस डायग्राम को ठीक से समझते हैं तो लाइट रे मीडियम ए से मीडियम बी में जा रहा है ना। तो अगर ये लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं होता तो ये ऐसा स्ट्रेट यहाँ पे जाता था, लेकिन वो वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर कर रहा है। सो इसी की वजह से वो रिफ्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हुआ है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्ट हुआ है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट हुआ है। सो फ्रेंड अभी हम लोग इसको एनालाइज करते हैं तो हमें दिख रहा है कि ये जो रे रिफ्रैक्ट हो गया है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया है ना। तो एक बात तो हम लोगों ने डिस्कस की थी या फिर हमें पता ही है कि जब भी जो रे ऑफ लाइट होता है, जब भी कंपेरेटिवली डेंसर मीडियम में जब एंटर करता है तब उसका स्पीड स्लो हो जाता है और वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है, जैसे कि इस कंडीशन में आप लोग देख रहे हो। सो इस डायग्राम को देख के एक बात तो हमें पता चल गई कि मीडियम बी जो है दिस इज द डेंसर मीडियम, क्योंकि टुवर्ड्स द नॉर्मल रे बेंड हो रहा है, और मीडियम ए जो है वो है रेयर मीडियम, है ना। सो फ्रेंड अभी यहाँ पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए, जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तब उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। इसके अपोजिट जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 होता है। और जब दोनों का जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो सेम होती है तभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 नहीं होता है कभी। सो इस तरीके से ये होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ कंक्लूजन्स। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को, इस डायग्राम को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में जा रहा है। सो डेंसर में जा रहा है, इसी की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। तो सो द करेक्ट आंसर विल बी ग्रेटर देन यूनिटी। हाँ, अभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और दूसरे एंगल से भी देखते हैं। अगर लाइट रे इस मीडियम से यानी कि मीडियम बी से मीडियम ए में अगर आता था तब वो अवे फ्रॉम मीडियम रिफ्लेक्ट हो रहा था, तब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता था वो लेस देन 1 रहता था। प्लीज नोट दिस थिंग। आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे ठीक से समझ लेनी है कि अगर लाइट रे डेंसर मीडियम में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्रेटर देन 1, और अगर लाइट रे रेयर मीडियम में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लेस देन 1। अगर दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है ना, तो उस समय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एग्जैक्टली 1। इस तीनों बातों को ठीक से समझ लीजिए।